Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma and now ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2026 यूजीसी नेट एजुकेशन का पेपर देना चाहते हैं और इसके अंदर आई विल टेल यू एवरीथिंग, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या, कौन इसके अंदर अपीयर हो सकता है, कौन पीएचडी के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए नेट क्या, मतलब जितने भी डाउट्स हैं ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल नहीं भी पता। आपको मैं उस एग्जाम के बारे में भी प्रॉपर बताऊंगी, आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके बारे में भी बताऊंगी, हम कैसे तैयारी कराते हैं उसके बारे में भी बताती हूँ। तो आप देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशन, सिलेबाई, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम कब होता है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूं कि एलिजिबल कौन कौन होता है यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, पर उससे भी पहले मैं बताती हूं कि ये नेट एग्जाम है क्या। ठीक है, व्हाट इज दिस नेट एग्जाम? देखो, नेट एग्जाम स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे देश के अंदर 2 बारी होता है साल के अंदर, held twice in a year। कौन से महीने के अंदर? जून के अंदर एंड दिसंबर के अंदर या क्लोज टू दैट समवेयर। ठीक है, 2 बारी होता है। अब इस एग्जाम को देने से क्या होता है, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको जब आप देते हैं आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। किसके लिए? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। जैसे अगर आप नॉर्मल मास्टर्स डिग्री करते हो ना, तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। हाउएवर, जब ये आप नेट का एग्जाम क्रैक करते हो तो आप देश भर के अंदर कहीं पे भी लीगली एंड लेजिबली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेट के साथ एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है जेआरएफ। और मैं एक और चीज बता दूं, नेट के अंदर जितने भी बच्चे एनरोल होते हैं, जितने भी बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से जो टॉप के 6% होते हैं लगभग, उनको मिलता है नेट का सर्टिफिकेट। और अब ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ इससे थोड़ी सी ऊपर की चीज है। ठीक है, ये कहलाया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है? ये आपको ना स्कॉलरशिप मिलने का तरीका है, यानी जो सरकार है वो 5 साल तक आपकी पीएचडी स्पॉन्सर करती है, लेकिन इसके अंदर कौन आता है? लगभग देश के टॉप के 1%। जैसे नेट के अंदर टॉप के 6% आ गए, तो उनमें से जो टॉप के 1% है उनको जेआरएफ मिलता है, यानी सरकार द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं फॉर परसुइंग पीएचडी। ठीक है, लेकिन नेट में एज एलिजिबिलिटी मैटर करती है, जेआरएफ के लिए भी एज एलिजिबिलिटी मैटर करती है। और अभी इसका पैटर्न थोड़ा सा और डिफरेंट हो रहा है, जो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी। आई होप ये क्लियर हो गया है। जेआरएफ क्या है? आप पीएचडी करेंगे, आपको सरकार स्कॉलरशिप देती है, उसके लिए आपको टॉप 1% लगभग में आना पड़ता है। और नेट जो होता है वो आपका वैलिड होता है थ्रू आउट लाइफ, और इसको जब आप क्रैक करते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ठीक है, अब ये तो आपको पता लग गया यूजीसी ने जेआरएफ है क्या, लेकिन अब इसमें बैठ कौन सकता है? इस एग्जाम के अंदर बैठने के लिए डिफरेंट तरीके। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल यूजी लेवल से। तो अगर आपके पास, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन के बारे में बात करूंगी। तो वो बच्चे जो बीए बीएड है ना, बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड जिन्होंने किया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, और उनके 75% नंबर पूरे हैं। ठीक है, कितने? 75% नंबर बच्चों के पूरे हैं, वो इसके अंदर बैठ सकते हैं, नेट एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन थोड़ा रुको, वो मैं कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो आपको ये पता आ गया कि अगर आपके 75% नंबर्स प्लस हैं तो आप नेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा, ये वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है, जिनका पीजी कंप्लीट है, जिन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, या जिन्होंने एमएड किया हुआ है, और आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 55% नंबर
अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो, अदर कैटेगरी से हो, तो आपके अगर 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है, थोड़ा सा इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहा है, बट स्टिल लाइक जब मैंने किया था, मैंने अपने मास्टर्स के बीच में से ही JRF किया था, तो वो बच्चे जो परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स, उनका 1 सेमेस्टर हो गया है, 2 सेमेस्टर हो गए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट आता है और सर्टिफिकेशन आता है, उससे 1-2 महीने पहले या उससे पहले आपका रिजल्ट पूरा डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ठीक है। समझ गए आप कि आपने एमएड कंप्लीट किया, एम एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दे देते हैं अगर आपने एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें मैं आपको और डिटेल के अंदर समझा देती हूं। नेट के लिए कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपको सिर्फ नेट करना है, अगर आपका सिर्फ एम है नेट, नो एज एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप एज एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है भाई, तुमको मास्टर्स तो किया होना चाहिए, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स तो किया होना चाहिए, लेकिन कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो भाई, जितने मर्जी दो, ठीक है। तुम 21 साल के हो या तुम 30 साल के हो, 40, 50, 60, 70, आपकी मर्जी है, आप ये दे सकते हो, कोई जितने मर्जी आप ट्राइज दो और आपका सर्टिफिकेट पूरी जिंदगी भर वैलिड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं JRF के लिए। JRF के लिए एज एलिजिबिलिटी है, ठीक है। JRF के लिए सरकार कहती है आप तभी एलिजिबल हो अगर आप 30 साल से छोटे हो, यू आर स्मॉलर, यू आर यंगर देन 30 ईयर्स, ठीक है। जैसे जून के अंदर एग्जाम होगा, तो 1 जून जो भी 1 साल का होगा, उससे पहले पहले आप मतलब 30 के क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विमेन कैंडिडेट्स को और अदर कैटेगरीज को 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो 30 इयर्स की यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 इयर्स तक आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकार पैसा दे रही है ना 5 साल के लिए PhD करने के लिए, और टॉप 1% में आप आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आपको JRF मिलता है तो उसके साथ नेट भी मिलता है। कभी लोगों को लगता है JRF मिल गया तो मतलब नेट नहीं, अरे भाई दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, JRF भी मिलता है, नेट भी मिलता है, अगर आप JRF के लिए टॉप 1% में आते हो। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसका, NTA का, उसमें से भी मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। अब जैसे मैंने आपको इफ्स एंड बट्स लगाए थे कि आपने BA BEd इंटीग्रेटेड किया है, मास्टर्स किया है, तो अब NTA एग्जाम के अंदर भी 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक तो आ गया आपका जो टॉप 1% JRF मिला, उसके साथ आपको नेट का सर्टिफिकेट कॉमन सेंस से मिलेगा, ठीक है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपको PhD एडमिशन तो मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मुझे नौकरी करनी है कहीं पे और मैं पार्ट टाइम PhD कर लूं, क्योंकि पार्ट टाइम अब इन्होंने अलाउ कर दी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आपका अगर आपका टॉप 1% में नहीं आता, आपको टॉप 6% में अगर आप आ जाते हो, तो आपको बोला जाता है आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और खुद से भैया एडमिशन ले लो PhD में, ठीक है। यहाँ पे सरकार तुम्हें स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन अगर आपका सिर्फ नेट होता है तो सरकार कहती है PhD करिए आप, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं देंगे आप, क्योंकि टॉप 1% में नहीं आए, टॉप 6% में आए हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर लो या PhD कर लो या दोनों कर लो साइड बाय साइड। अब तीसरा क्या है, तीसरा कैटेगरी होता है जहां पे आप 1% में भी नहीं आते हो, टॉप 6% में भी नहीं आते हो, डिपेंड करता है हर बारी कितने बच्चे पेपर के लिए अपियर होते हैं, उस बेसिस के ऊपर जो है स्टैटिस्टिक्स लगती है। और एक तीसरी कैटेगरी बनती है जो कि है एप्लीकेशन फॉर PhD, मतलब यहाँ पे वो बच्चे जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, आप नेट क्लियर करोगे ना तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपको मिनिमम PhD होना चाहिए। अगर आप PhD में नहीं हो, आपके लिए कह रही हूं क्योंकि आपने मास्टर्स नहीं किया, सो मिनिमम मास्टर्स लेवल के ऊपर आप पढ़ा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, आपको JRF नहीं मिला, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, आपने मास्टर्स किया हुआ है भैया, PhD के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, तो आप अगर टॉप 1% में आते हैं आपको JRF मिलेगा फॉर PhD, लेकिन आप टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। टीचिंग के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं
उनका नेट होता है वो रेडी टू टीच है, ठीक है, उनकी पीएचडी साइड बाय साइड होती रहेगी। मास्टर्स वाले अगर नेट करते हैं दे कैन स्टार्ट टीचिंग एज इट इज, हाउएवर इंटीग्रेटेड वालों को पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो आई वाज टेलिंग यू कि एक तीसरी कैटेगरी बनती है डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, उसका कट ऑफ बहुत कम आता है, उस सर्टिफिकेट के साथ ही आप देश में पीएचडी एडमिशन अब ले पाओगे। पहले क्या होता था कि बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती थी एंड झूठा बहुत सारा आप देखोगे यूजीसी के वेबसाइट के ऊपर भी अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को पुट डाउन कर रहे हैं ये लोग। अभी एक प्रॉपर स्कीम बन रही है रादर कि पीएचडी के अंदर एडमिशन चाहिए तो फर्जी तरीके से नहीं होगी, और अगर होगी तो कंसिडर नहीं की जाएगी। आप यूजीसी नेट के थ्रू ही पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज फॉर पीपल हु आर इनटू सोशल साइंसेज एंड साइंसेस। गॉट इट एवरीवन? और ये अगर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको विद इन 1 ईयर आपको पीएचडी एडमिशन लेनी होती है, ठीक है। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है 1 साल तक। मतलब 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एडमिशन नहीं हुई तो भाई दोबारा फिर अपीयर होना पड़ेगा नेट में। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये मैंने एज का भी ऑफिशियल वेबसाइट से जो रेफरेंस लेके क्लियर किया है बच्चों को, नॉट मोर देन 30 इयर्स ऑन फर्स्ट डे, दिस इज फॉर जेआरएफ। और बाकी रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के लिए, नेट के लिए, पीएचडी के लिए कोई एज की प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बात करते हैं भाई पेपर होता कैसे है। पेपर होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर पे पेपर होता है, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पैटर्न सेम है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए। इसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में से, ठीक है। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे आपका एजुकेशन है तो आपका पेपर 2 एजुकेशन है, उसके अंदर होते हैं 100 क्वेश्चंस। अब ये जो पेपर 1 है ना, ये कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ पे गुलशन मैम, निशान सर पढ़ाते हैं, तो दिस इज फॉर एवरीबॉडी, कॉमन सिलेबस। और जिसका एजुकेशन है उसका पेपर 2 एजुकेशन होगा, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका पेपर 2 होता है। तो आपके खुद के सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 1 से 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर होते हैं, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे के अंदर आपको करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और अभी तक टिल नाउ नो नेगेटिव मार्किंग, अभी तक कोई भी है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है आप सबको कि क्या होता है ये। अगेन डिटेल में लिखा हुआ मैंने, कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर, कितना टाइम, तो नो नेगेटिव मार्किंग टिल नाउ। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन व्हाट इज यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी। तो अभी हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत सिंपल कराना मेरा काम है ना। तो बेस्ट चीज यही है कि जैसे यूट्यूब के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसमें मैराथन्स करा रहे हैं, टॉपिक्स कराते हैं, क्योंकि सारा दिन तो पढ़ा नहीं सकते यूट्यूब पे। तो इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी दैट टेक द कोर्स। 12 तारीख से हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, राइट। मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, और आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है। कोर्स स्टार्ट्स ऑन 12th ऑफ जनवरी। तो डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक 12 तक ही डिस्काउंट है। और आप जो है फटाफट से उसके अंदर एनरोल हो जाओ, क्योंकि सिलेबस भाई देखते रहो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये आप यूट्यूब में कहाँ ढूंढोगे या कहाँ पे पढ़ोगे भाई, ये सब बताओ, कितना बड़ा सिलेबस है। तो ये हम टॉपिक वाइज जो है वो आपको कवर कराते हैं अपने बैचेस के अंदर। तो रोज क्लासेस होती हैं, कभी कभी 2 क्लासेस होती है, कभी कभी 1 क्लास होती है। पेपर 1 पेपर 2 की 2 क्लासेस होती हैं। तो बेस्ट यही है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस जो पढ़ता है, क्योंकि आजकल बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज हैं भटकाने वाले, यही अगर आप एक जगह आ जाते हो, है ना, जहाँ पे एक्सपीरियंस है ऑल इंडिया रैंक 1 का, ऑल इंडिया रैंक 2 का एंड सो ऑन। तो अगर आप लिमिटेड रिसोर्स रखते हो, आपको पता है दिन में आपको ये 3 क्लासेस ही देखनी है, दैट्स इट, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पक्का है। यही भटकते रहेंगे 5-6 हजार बचाने के चक्कर में, है ना, 2-3 हजार बचाने के चक्कर में, तो फिर साल बर्बाद हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप बिना कोचिंग के सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, बट वो बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप बेटर है कोर्स में आ जाओ। प्रॉपर शेड्यूल हम बनाते हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं। पेपर 1 गुलशन मैम, निशान सर, पेपर 2 मैं पढ़ाती हूँ, टॉपिक टू टॉपिक। तो इंटेलिजेंट यही है कि आप कोर्स में आ जाइए, ठीक है। बट मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ
इन टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। जो सबसे पहली यूनिट है वो है एजुकेशनल स्टडीज, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, टॉपिक्स में आपको मेन टॉपिक्स बता दी हूं, अदरवाइज हम रीड करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके अंदर ना हम करते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के अंदर आस्तिक स्कूल होते हैं, नास्तिक स्कूल जिनको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हेटेरोडॉक्स कहते हैं। आस्तिक स्कूल टोटल 6 होते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा है, वेदांत, सांख्य और योग। ठीक है, और हेटेरोडॉक्स के अंदर हमारे पास है बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसके अलावा हमारे सिलेबस में है इस्लाम। तो ये हो गया इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। इसके अलावा हमारे पास वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं 6, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, तो ये आपके वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हो गए, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म। तो ये हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर 3 मेन अप्रोच होती है। मैं बिना देखे इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इनको देख के आप घबरा जाओगे, ऐसे बेटर रहेगा। तो इसके अंदर 3 मेन अप्रोचेस होती हैं जो हम पढ़ते हैं। एक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच, एक होती है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, एक होती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो हम जो सोशियोलॉजी है उसको इस एंगल से पढ़ते हैं। प्लस हमारे पास सोशल मूवमेंट्स हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, लेटेस्ट न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरीज कौन सी होती हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स की, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी क्या होती है। तो ये सारी के सारे आप, रिवाइवल थ्योरी क्या होती है, बहुत सारी रिफॉर्मिस्ट थ्योरी क्या होती है, हम ये सारा का सारा इसके अंदर पढ़ते हैं, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी। इसके बाद आते हैं हमारे थिंकर्स। ठीक है, इंडियन थिंकर्स में हमारे पास बहुत सारे 6 थिंकर्स हैं, हम वो पढ़ेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सोसाइटी में और एजुकेशन में। उसमें हम पढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो, गांधी जी, जिदू कृष्णमूर्ति और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 6 इंडियन थिंकर्स हैं। इसके अलावा 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिनके अंदर हैं पॉलो फ्रायर, मेरी वोllstonecraft और नेल नॉटिंग्स। ठीक है, इजी तरीके से बता रही हूँ, और एक एक टॉपिक हम क्लास के अंदर डिटेल में करते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल वैल्यूज एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी क्या है, फ्रेटर्निटी और आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, आपको ये मैं क्रोनोलॉजी के अंदर कराती हूँ। प्लस कुछ और सोशल मूवमेंट्स हैं जैसे कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी हो गया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, ये सारा का सारा आपका हम सोशियोलॉजी में कराते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा, अगर ज्यादा लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है, मेरे साथ कोर्स में आ जाना, रोज पढ़ेंगे और बहुत चिल वे में पढ़ेंगे इंटरेक्ट करके, और बिल्कुल लगेगा भी नहीं टेंशन। इनफैक्ट जब आप क्लास लगाओगे तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, और किसी भी दिन लाइव क्लास मिस होगी तो यू विल फील दैट मिस। ओके, सो नाउ वी कम टू यूनिट नंबर 2, जो कि है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर एजुकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस कमीशन नहीं है हमारे सिलेबस में, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है, जिसके अंदर हम कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, प्लस डिफरेंट पॉलिसीज, जैसे अभी तक 3 पॉलिसी आई है, 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी, जिसको रिवाइज किया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, प्लस सिलेबस के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं है, लेकिन जब से 2020 से पॉलिसी आई है मैंने करवाई है, और तब से लेके आज तक सिलेबस में पॉलिसी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं आपको NCFSC 2023 भी करवाती हूँ। इसके अलावा और भी कमीशंस हैं, देख सकते हैं आप, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स है, 83 के अंदर पहला कमीशन आया था, 1999 के अंदर दूसरा कमीशन आया था, हम ये करते हैं। और पॉलिसीज का एजुकेशन से क्या रिलेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे होती है, पॉलिटिक्स के साथ एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, जो पॉलिसी बनती है एजेंडा सेटिंग कैसे होती है, मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट कैसे होते हैं, उसमें से जजमेंट या सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कैसे होता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, पॉलिसी साइकिल फॉर्म कैसे होता है, और ये पूरा के पूरे देश के अंदर चीजें कैसे होती हैं, ये हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं। कैसे हाउ इट इज रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट, ये हम पढ़ते हैं। देन वी कम टू
कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इससे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ना एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट आगे पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, सो इट्स वाइड, राइट। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। उसके बाद इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बजटिंग क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की बजटिंग हम एजुकेशन के अंदर लगाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम मॉनेटरी आउटकम्स देखते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के अंदर हम क्वालिटेटिव आउटकम्स देखते हैं, ये सारा का सारा आएगा। प्लस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी बाय स्पेंस, ये हमारे सिलेबस में है। इकोनॉमिक रिटर्न्स कैसे होते हैं, जो बिगर रिटर्न्स होते हैं, प्राइवेट रिटर्न्स क्या होते हैं, सोशल रिटर्न्स, फाइनेंस मैक्रो लेवल यानी देश के लेवल पे कैसा होता है, छोटे लेवल पे कैसे होता है, ये आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन आएगा, जिसके अंदर हम 3 मेन पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, व्हिच इज गिवन बाय गिरोक्स एंड पॉलो फ्रायर। इसके अलावा हम 3 मेन और थ्योरीज पढ़ते हैं, जो कि है बिहेवियरिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड रैशनल चॉइस थ्योरी, अगेन गिवन बाय एडम स्मिथ। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो मैं आपको कराती हूँ, जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ये सारा का सारा कुछ मैंने जैसे आपको बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ NTA सिलेबस ही नहीं, कभी कभी बाहर से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको कोर्स में करवाते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल हैव सम वाटर। Now we come to the next unit, which is learner and learning process. ये क्या है, psychology. This is educational psychology. मुश्किल नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलप, बस थ्योरीज बहुत ज्यादा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर हम पियाजे की थ्योरी को करेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट के डिफरेंसेस क्या हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय फ्रायड, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बाय कार्ल रॉजर्स, ऑलपॉट स्ट्रेट थ्योरी, कॉफ्का एंड वाइथहाइमर्स, जेस्टॉल्टिस्ट अप्रोच हम ये करते हैं। मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्या होता है, तो बहुत सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, राइट फ्रॉम यूनिटरी थ्योरी टू बाइनरी टू स्पीयरमैन्स थ्योरी टू स्टर्नबर्ग्स थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, थर्स्टन्स जो आपका इंटेलेक्ट का थ्योरी होता है, गिलफर्ड SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये सारा का सारा हम इसके अंदर कवर करते हैं। प्लस टॉपिक्स लाइक मेटाकॉग्निशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये सारा का सारा हम इस यूनिट के अंदर कवर करते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम करते हैं लर्निंग की थ्योरीज। लर्निंग की थ्योरीज में मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि कैसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म था, फिर कैसे आपका फंक्शनलिज्म आया, फंक्शनलिज्म के बाद कैसे गेस्टाल्टिस्ट अप्रोच आई, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आई, सोशल लर्निंग, ये सारा का सारा हम क्रोनोलॉजिकली करते हैं और क्रोनोलॉजिकली ही पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो लर्निंग थ्योरीज के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। तो ये हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, नॉर्मल थ्योरीज नहीं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जैसे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गया स्किनर के केस के अंदर, जब हम पावलोव के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग हो गया, ये हम डिटेल्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा हम सोशल लर्निंग थ्योरीज के अंदर बेंडूरा की थ्योरी करते हैं, जेस्टॉल्टिस्ट के अंदर वाइथहाइमर की जो थ्योरी है वो करते हैं, कर्ट कॉफ्का की थ्योरी हम लोग करते हैं, ये सारे के सारे, और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस के अंदर आपका साइको सोशल थ्योरी बाय एरिक्सन नहीं है, आई डू दैट विद, तो और भी बहुत सारी थ्योरीज है जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। बर्ट एंड वर्डन की थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है और आप मेरे साथ वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमने देखा है सिलेबस में नहीं है लेकिन बल पूछा जाता है। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं लर्निंग के, ये, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और स्पेशली रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर REBT, जिसके ऊपर इस बारी भी क्वेश्चन आया है, जो अल्बर्ट एलिस ने दी है, हम वो करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या होती है, किसने दी, क्या स्टेप्स है, क्या फंक्शन है, ये सारा का सारा हमारे पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट 3। अब आते हैं हमारे बॉस के ऊपर। बॉस क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही यही है। यूनिट नंबर 4, टीचर एजुकेशन।
टीचर एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल यूनिट्स, बट हमारा बेस है ये। टीचर एजुकेशन के अंदर हमारी अभी एपेक्स बॉडी कौन सी है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। तो सबसे पहले तो हम यही मैं आपको पढ़ाती हूँ कि भाई NCTE है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं, जैसे NCERT, SCERT, डाइट्स कैसे मदद करते हैं NCT की, पूरे देश भर के अंदर ये कानून कैसे बनता है, क्या पढ़ाया जाएगा, NCT कैसे सेट करता है कि बीएड में क्या पढ़ाया जाएगा, बीएड में क्या पढ़ाया जाएगा, एमएड में क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये सारा बनता है NCFTE। तो NCFT भी हम पढ़ेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि NCT बनाता है सिलेबस और करिकुलम डिसाइड करने के लिए। NCT कैसे बना, कब एडवाइजरी बॉडी था, इसके फंक्शंस क्या है, मेंटेनेंस, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, जर्नल पब्लिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सारा का सारा। और उसके बाद हम नॉलेज बेस करेंगे टीचर एजुकेशन के, और 3 मेन है, वो है शूलमल, बेर्नौली जो बारी पूछे गए, हाबरमास, ये दोनों इस बारी जो है पूछे गए हैं। बाकी टीचर्स कैसे बिहेवियरिस्ट अप्रोच से पहले पढ़ाते थे, उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आई, जैसे कि जो NCERT है उसने स्कूल के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क्स बनाए थे, NCF, ठीक है, 75 में, 88 में, 2000 में, ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच से टीचर्स पढ़ाते थे, वो पढ़ेंगे। कैसे हम लोग NCF 2023 और NCF 2005 में हमने इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाया बच्चों की नॉलेज बिल्डिंग के लिए, तो वो सारा का सारा आप इसके अंदर पढ़ते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, बिहेवियरिस्टिक टीचिंग, ये सब करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्री एंड इन सर्विस। प्री सर्विस क्या होता है और इन सर्विस क्या होता है। प्री सर्विस का मतलब वही, जैसे मैंने आपको बताया, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, BA, BEd, MAd, उसको हम प्री सर्विस बोलते हैं। तो उसके अंदर सिलेबस सेट क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, कौन कौन सी ऐसी देश के अंदर फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। अब आ गए नौकरी के अंदर, इन सर्विस, तो अब जॉब मिल गई तो ऐसे थोड़ा ना कि चिल होके रहना है, तो एवरी ईयर यू हैव टू डू समथिंग टू योर सेल्फ, इंप्रूव योर नॉलेज। तो उसके अंदर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सेमिनार्स क्या है, वर्कशॉप्स क्या है, सिंपोजियम्स क्या है, रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टीचर्स को कैसे आप ट्रेन करते हो प्री सर्विस के अंदर, जैसे सिमुलेटेड टीचिंग हो गई, माइक्रो टीचिंग हो गई। टीचर्स जब बन जाते हैं किस तरह से अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, पीयर इवैल्यूएशन करा सकते हैं, बच्चों की 360 डिग्री इवैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना। अगर स्कोर करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज, तो उसके लिए आप रूब्रिक्स बना सकते हो। बच्चों की डेवलपमेंट को देखने के लिए आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, तो देखो क्लासेस के अंदर करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि SCERT, NCERT कैसे मदद करती है, प्लस देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, टीचर एजुकेशन, इन सबको, और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन तीनों को समग्र शिक्षा अभियान के अंदर डाल दिया गया है। ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो डी पोर्शन है इसके अंदर बहुत सिंपल है। टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, टीचर के एथिक्स क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ICT, जैसे आज का जो समय है उसके अंदर ICT इंटीग्रेट करना होता है, तो ICT कैसे इंटीग्रेट करता है टीचर, इसके अंदर हम वो करेंगे। हाँ जी, अब आते हैं इसके ऊपर, यूनिट 5 करिकुलम स्टडी। बहुत फैक्ट बेस्ड है और इस बारी के पेपर में बच्चे इस यूनिट से बहुत खुश हैं, क्योंकि डायरेक्ट करिकुलम से एग्जैक्ट करिकुलम मॉडल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। तो करिकुलम स्टडीज के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं करिकुलम का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के करिकुलम होते हैं। ठीक है, नल करिकुलम क्या होता है, ओवर्ट करिकुलम, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या होता है, कोवर्ट करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है, फैंटम करिकुलम, कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम, ये सब करते हैं। फिर करिकुलम के कितने सारे मॉडल्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल से कॉन्टेम्पररी, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ, यहाँ पे आप इन सब चीजों को डिटेल में भी देख सकते हैं। तो आप इसके बाद करते हैं, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स हो गए, इवैल्यूएशन मॉडल्स करते हैं आप, ट्रेडिशनल के अंदर टाइलर मॉडल करते हैं, टाबा मॉडल करते हैं, बुडलेट आपके सिलेबस में है, व्हीलर आपके सिलेबस के अंदर है, अलेक्जेंडर सेलर ये करते हैं, हम्किंस मॉडल करते हैं। तो ये करिकुलम किसके अंदर आ जाते हैं, डेवलपमेंट मॉडल्स, डिजाइनिंग के अंदर। फिर उसी प्रकार से करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स भी हैं, जिसके अंदर हम CIPP जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टफल बीम हो गया, स्क्रिवन्स मॉडल हो गया, ये आपके मेन मॉडल्स हैं जो हम करते हैं। स्टेक्स रिस्पॉन्सिव मॉडल, कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिंजेंसी जिसको हम कहते हैं,
ये सारा का सारा आप आराम से इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ है। प्लस ऐसे कौन कौन से सोसाइटी की चीजें हैं जो करिकुलम बनाने में मदद करती हैं या इम्पैक्ट करती हैं। हमारे देश के अंदर नैक का क्या रोल है, हमारे देश के अंदर यूजीसी का क्या रोल है, एनसीटी का क्या रोल है, एनसीईआरटी का क्या रोल है, ये सारा का सारा हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया, सब लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के मॉडल्स के नाम और जो भी सब आपको बताया है वो यहाँ पे बी और सी के अंदर लिखा है। अब आता है डी का पोर्शन। इसके अंदर बताया गया है कि करिकुलम चेंज होना बहुत जरूरी है ना। 1-2 साल, जैसे अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर 5 साल के बाद एटलीस्ट तब्दीली आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा चेंज आता है पैटर्न और सिलेबाई के अंदर। तो करिकुलम चेंज, स्कूल्स के अंदर भी टेक्स्ट बुक्स चेंज होती हैं, सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह से ज्यादा चेंजेस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या है, ऑल्ट्रेशन क्या है, पेटर्बेशन क्या है, डिफरेंट तरह के करिकुलम चेंज है। करिकुलम चेंज होना क्यों जरूरी है, टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, स्टेक होल्डर का रोल क्या है, स्कूल का रोल क्या है, बड़े जो देश की बॉडीज है उनका क्या रोल होता है करिकुलम के अंदर, वो करिकुलम चेंज के अंदर वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और रिसर्च किस तरह से होती है करिकुलम के अंदर वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मेरी फेवरेट यूनिट के ऊपर, वो है रिसर्च। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इस यूनिट से डरते हैं, सबसे सीधी सबसे सुलझी हुई यूनिट है, प्रोवाइडेड आप वेल ट्रैक से पढ़ें। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर रिसर्च के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एजुकेशनल रिसर्च है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाती हूँ भाई कि रिसर्च क्या होती है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, क्या ये साइंटिफिक मेथड है, क्या ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, कौन से टाइप्स की रिसर्चेस होती है। मुझे पता है आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस कौन सी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंट, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा वी हैव क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, mixed method research. Depending upon your research designs, we have descriptive survey, experimental designs, then we have your historical research design. Historical के अपने 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, इंस्टीट्यूशन का हो गया एंड आइडियोलॉजी का हो गया। एक्सपेरिमेंटल के अपने होते हैं प्री, क्वासी और उसके बाद ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। और डिस्क्रिप्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, डेवलपमेंटल हो गया, डेवलपमेंटल के अंदर भी लॉन्जिट्यूडनल हो गया, क्रॉस सेक्शनल हो गया, केस स्टडी हो गया, ट्रेंड एनालिसिस होता है, तो और कॉजल कंपैरेटिव जिसको एक्सपोर्ट फैक्टर बोलते हैं। ये सारी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हम आपको करवाते हैं बहुत सिंपल। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। भाई वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है रिसर्च के अंदर, टाइटल ही आपका उसी में ही वेरिएबल होता है। तो कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, कॉन्कॉमिटेंट हो गया, कॉम्पोजिट वेरिएबल हो गया, एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग, मॉडरेटर, ये करते हैं। फिर सैम्पलिंग, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, रैंडम, जिस दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया जिसको हम फिश बोल मेथड कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। ये मेन आपके रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। नॉन रैंडम की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं कोटा सैम्पलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका चेन रेफरल या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये आपके मेन, फिर इंसिडेंटल सैम्पलिंग है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, जो पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे। इस प्रकार से आप सैम्पलिंग करते हो। प्लस अब सैम्पलिंग अगर करनी है तो कभी क्वेश्चनर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चनर्स कितने तरह के होते हैं। अब क्वेश्चनर्स को बना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी बना लेगा, क्वेश्चनर्स को रिसर्च में यूटिलाइज करने के लिए हमको उनको स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो किस तरह स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होती है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होती है। टूल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुझे उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी निकालनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में आप करेंगे टेस्ट रिटेस्ट मेथड हो गया, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड हो गया जिसके अंदर आप स्प्लिट हाफ करते हैं, एवरेज इंटर आइटम मेथड करते हैं। वैलिडिटी के अंदर आप फेस वैलिडिटी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्फिडेंस वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ये सारा का सारा आप करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है, किस तरह निकलता है, ये सारा का सारा आपका आता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है,
ये बच्चे बहुत डरते हैं, तो हम एक्चुअली में बताते हैं कि हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, टाइप ऑफ एरर्स कौन सी हो सकती हैं, टाइप 1 टाइप 2 तो आपने सुनी होंगी, टाइप 3 टाइप 4 एरर भी हम बताते हैं आपको। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह की जाती है, सिग्निफिकेंस 0.05 लेवल पे, 0.01 लेवल के ऊपर हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होती है, हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, टू टेल टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट क्या है, ये सारा का सारा आपका अभी तक यहीं पे ही कवर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम रिसर्च के दूसरे पार्ट के ऊपर। अब इसके अंदर आपका थोड़ा स्टैट्स आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। स्टैट से भी बच्चे क्यों घबराते हैं, और जो बच्चे मुझसे पढ़े जरा उनसे पूछ लो कि उनको स्टैट कब अच्छी लगती है या नहीं लगती। इतना मैं आपको बोल सकती हूँ कि इफ यू जॉइन अस और आप मेरे साथ पढ़ोगे, रोज क्लासेस अटेंड करोगे, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी आप करोगे, तो आपका भी स्टैट्स फेवरेट बन जाएगा, ठीक है। तो स्टैट्स के अंदर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्केल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल्स, जिसके अंदर हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल करते हैं। फिर हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, इन्फरेंशियल क्या है, डिस्क्रिप्टिव को डिस्क्रिप्टिव क्यों बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप करते हो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज क्या होती है, ये सारा का सारा मीन, मीडियन, मोड निकालते हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ते हो, उस पे assumptions पढ़ते हो, कैसे उससे RBC से कितने सारे स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, आप वो सॉल्यूशंस करते हो। इन्फरेंशियल जो है उसके अंदर आगे दो डिविजन्स हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आपके सिलेबस के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर अमेडा है, टी टेस्ट है, वेब टेस्ट है, पियर्सन कोरिलेशन मेथड है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम लोग करते हैं काई स्क्वायर और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा कोरिलेशंस भी करवाती हूँ डिपेंडिंग अपॉन स्केल्स, बिकॉज कभी कभी रिसर्च के अंदर, स्टैट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल है। एज आई टेल यू, ये तो पढ़ाते पढ़ाते एक्स्ट्रा एक्चुअली में जीआरएफ कौन लेगा, जो ये पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्लस वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा ना, आप कर पाओगे जब हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, कोरिलेशन टेस्ट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस के ऊपर जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी जो नंबर्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स से बाहर आ गए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतना ही था, तो अब वो वाली रिसर्चेस जिसके अंदर हम नंबरों से नहीं बल्कि इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन से डेटा लेते हैं, अपने पास कंटेंट होता है, तो उसके अंदर हम जो डेटा है उसको कोडिंग कैसे करते हैं, डेटा रिडक्शन कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस आप पढ़ेंगे जो कि बहुत चिल रिसर्चेस हैं, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, नैरेटिव हो गया, केस स्टडी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन रिसर्चेस क्या होती हैं, आप ये सारा का सारा पढ़ते हो। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो नंबरों से भी डेटा लेती हैं और कंटेंट से भी लेती हैं, और ऐसों को हम बोलते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिक्स्ड मेथड के अंदर भी एक्सप्लोरेटरी डिजाइन अलग होता है, एक्सप्लोरेटरी अलग होता है, सीक्वेंशियल में ट्रांसफॉर्मेटिव अलग होता है। ग्राउंडेड थ्योरी की जब हम बात करें तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कैटेगराइजेशन, ये सारा का सारा हम लोग रिसर्च के अंदर कवर करते हैं। पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, रिलेशन क्या होता है, ये सारा का सारा आप रिसर्च के अंदर पढ़ोगे। ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट एज आई टेल यू, रेगुलर रहोगे तो सब चिल रहेगा। अब इस यूनिट के ऊपर आते हैं, जैसे यूनिट 4 बहुत सिंपल है, ये मुझे सिंपलेस्ट यूनिट लगती है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। एंड्रोगोजी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनके मीनिंग्स करेंगे, प्रिंसिपल्स करेंगे, एंड्रोगोजी किसने दिया, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कॉइन किसने किया, अब टीचर बच्चे की असेसमेंट कैसे करेगा, तो इसके अंदर इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट में फर्क क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट कैसे होती हैं, क्या है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, समेटिव है। इसके अलावा डिफरेंट तरीके से भी असेसमेंट होती है, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे कि प्रोग्नोस्टिक हो गया, प्रेडिक्टिव हो गया, कैसे असेसमेंट हम करते हैं, राइट, इप्सिटिव असेसमेंट हो गया, कॉन्फर्मेटरी हो गया, ये सारा का सारा आप पेडागोजी, एंड्रोगोजी में करते हो। इसके अलावा आप एक, जैसे कोई नई टीचर है, ठीक है, आप वो क्लास में पढ़ाने गई तो आप उसको फीडबैक देते हो, तो उसको देखते हो कि आप वो बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, बिकॉज इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वे टीचिंग से कुछ नहीं होता।
टैबू सही से इंटरेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको देखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्लैक्स और एक होता है गैलोवे का इंटरेक्शन मैट्रिक्स। तो ये आपके सिलेबस में है। तो हम करते हैं फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम मैट्रिक्स, उसको पढ़ेंगे और चार्ल्स गैलोवे को पढ़ेंगे। उन्होंने भी हमें तरीका बताया है कि किस तरह आप टीचर की इंटरेक्शन जो है वो देखेंगे। फ्लैंडर्स ने बताया है सिर्फ वर्बल बिहेवियर कैसे देखेंगे, और गैलोवे ने बताया है वर्बल और नॉन वर्बल कैसे। और फिर टीचर्स जो है बच्चों को कैसे असेस कर सकती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था विवर्ट नंबर 4 में, वो कॉमन टॉपिक है कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन, पीयर हो गया, फीडबैक हो गया, रिकॉर्डिंग्स हो गया, रूब्रिक्स की मदद से आप सब्जेक्टिव बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली कर सकते हो मेजर। जो बच्चों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं या बच्चों के जो भी उन्होंने काम किया होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन यानी पोर्टफोलियो, बच्चों को आप किस तरह से काम देते हो, जैसे रिफ्लेक्टिव जर्नल हो गया, स्ट्रक्चर टाइप हो गया, अनस्ट्रक्चर टाइप हो गया, ये सारा का सारा हम पेडागोजी एंड्रोगोजी में करते हैं। प्लस इसके अलावा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल जो आपने यूनिट 1 में किया है वो कॉमन है, ठीक है। हर्बर्ट ने दिया मेमोरी लेवल, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग दिया, रिफ्लेक्टिव विलियम हंट ने दिया डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी, ये मेरी किताब से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, टासिनारी ने दिया, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो हम वो करते हैं। इसके अलावा आपको असेसमेंट टाइप्स बता ही दिए हैं जो हम बीएड से करते आ रहे हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है, क्रॉथॉल की टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, डेव क्या है, ये सारा का सारा हम इसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है। और ये वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फीडबैक डिवाइसेस क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, टीचर के बनाए हुए रिसोर्सेज उनको जैसे आप करेंगे असेस, फीएक्स क्या होता है जो आपको बताया, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, और साथ में हम गैलोवे। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर को जब हमने इवैल्यूएट करना होता है तो प्रीसेज क्राइटेरिया, प्रोसेस और प्रोडक्ट क्राइटेरिया, इसको हम देखते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या है, क्लास में आ जाना, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे है विच इज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, मानो मेरी बात, बहुत सिंपल है। इसमें हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, आईसीटी के अंदर क्या फर्क होता है इन सबसे, ठीक है। सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी है। सीएमएल क्या होता है, कंप्यूटर मीडिएटेड लर्निंग। तो आपका यूनिट 1 का जो आईसीटी है उससे बहुत ज्यादा कॉमन है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसके अंदर। तो आप ये करते हो, टीचर किस तरह से आईसीटी इंटीग्रेट कर सकता है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, प्लस इसके अलावा ना कुछ मॉडल्स भी हैं, ठीक है, बहुत सिंपल मॉडल्स हैं, जैसे कि एश्योर मॉडल हो गया। अब ये डिफरेंट तरह से टीचर्स ने मॉडल्स बनाए हैं, डिजाइनर्स ने, कि किस तरह आप आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकते हो क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए। तो एडी मॉडल है, एश्योर मॉडल है, आप वो पढ़ते हैं। गैगनेस 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिकन कैरी मॉडल है। ये मेजर मॉडल्स हैं जो आप इस यूनिट के अंदर मेरे साथ पढ़ेंगे। ये देखिए, सीएमएल, सीबीटी, सीएआई प्लस ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एडी, एश्योर, डिकन कैरी आ गया, गैगनेस 9 इवेंट्स इंस्ट्रक्शन आ गया। ये प्लस ना इस पोर्शन के अंदर आप यूनिट 3 में जो आपने साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ी थी ना, जो मैंने आपको बताया था, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो इसके अंदर बताया है कि सेम चीज जो टीचर नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाती है वो आईसीटी को यूज करके कैसे बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल से बच्चे को पढ़ाती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट से पढ़ा सकती है। ये सारा का सारा आपका इस क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, स्किनर की थ्योरी, पियाजे, ऑसुबेल, तो किस तरह से विगोत्स्की की थ्योरी आप ईटी की मदद से लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है, ऑनलाइन क्या होती है, एसिंक्रोनस यानी रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हैं, सिंक्रोनस यानी लाइव। इसके अलावा वेब 1, वेब 2, वेब 3, वैसे वेब 2 आपके सिलेबस में, लेकिन मैं वेब 4, वेब 5 तक भी करवाती हूँ, तो आप ये करेंगे, ठीक है। फिर ई लर्निंग क्या होता है, फिर मूक्स क्वेश्चंस आते हैं आजकल, मूक्स के ऊपर एक्स मूक क्या है, सी मूक्स क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग, मैं आपको वो भी कराती हूँ। फिर एक बहुत ही प्यारा मॉडल है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, इस बार भी पूछा गया, वो डिलोन एंड मैकलीन का आईएएस सक्सेस मॉडल, जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल है तो वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो हम देखते हैं पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी की मदद से, कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसे है, कस्टमर केयर है कैसा है, फीडबैक कैसा है। तो बहुत प्यारा सा मॉडल है।
वो हम पढ़ेंगे। प्लस जब आप ई लर्निंग करते हो तो कुछ तमीज के साथ करना होता है, तो उनको एथिक्स बोलते हैं, तो वो एथिक्स पढ़ेंगे। अब आईसीटी को भाई मैं जैसे अब आ गया ना आपका पेडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट, जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक हो गया, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, आपका जो रिजल्ट आएगा सीबीटी मोड में पेपर हुआ, अब रिजल्ट भी आईसीटी से आएगा ना, तो बस वो पढ़ना है हमने कि कैसे आईसीटी हमको इवैल्यूएट असेसमेंट करने में मदद कर सकता है, कैसे टीचर्स को अटेंडेंस मार्क करने में मदद करता है, ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, अडेप्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारा का सारा पढ़ेंगे। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 9 के ऊपर। अगेन बच्चे इससे बहुत घबराते हैं, बट अगेन हमारे पुराने वालों से पूछ के देखिए, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस यूनिट इफ यू डू इट विद अस। एंड इसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं ये बताती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि ये बहुत ही पता नहीं बच्चे कहाँ से पढ़ के आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, मैनेजमेंट उसके नीचे आता है। पहले हम ये डिसाइड करते हैं, हम बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट डिफरेंट कैसा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, फियोल के 14 प्रिंसिपल हम करते हैं, डेमिंग साइकिल करते हैं, पीओएस डीसीओआरबी है वो करते हैं, पीडीएसए करते हैं, क्वालिटी गुरुज हमारे सिलेबस के अंदर है, शिवॉट, डेमिंग और प्रहलाद, हम वो सब करते हैं। 7 डेडली डिजीजेस क्या होते हैं ये हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम सीपीएम क्या होता है ये आपको बता दिया है, इस पे एक क्वेश्चन भी आया इस बारी। सीपीएम और पर्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो ये दो टेक्निक्स क्या है कि जिससे कि मैं अपना प्रोजेक्ट किस तरह से इवैल्यूएट कर सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे करना है ये पढ़ेंगे। लीडरशिप की डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर ट्रेट अप्रोच क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, वैल्यू बेस्ड, साइकोडायनामिक, कल्चरल, ये सारा का सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, लेजेस फेयर क्या होता है, ये सारा का सारा हम पढ़ते हैं। प्लस इसके अंदर कुछ मॉडल्स करते हैं, एक होता है ब्लेक एंड मूटॉन का, सबसे प्यारा मॉडल वो है, हर्शी ब्लांचार्ड का मॉडल है, वो हम करते हैं। ट्राई डायमेंशनल मॉडल है, याद है ना ब्लांचार्ड का, फिडलर्स कॉन्टिंजेंसी, लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज थ्योरी, ये सारा का सारा आपका सिलेबस के अंदर है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि क्वालिटी गुरुज के अंदर हम शिवॉट, डेमिंग को और प्रहलाद को करते हैं। इसके अलावा TQM, 6 सिग्मा जो कि डिमैक होता है, ये पढ़ते हैं हम। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, जब भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या करना है, ठीक है, क्वालिटी कैसे एश्योर करना है, क्वालिटी एश्योरेंस जिसको बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे बड़ी छतरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह होती है, आप ये करेंगे। इसके अलावा पोकायोके टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, देन चेंज मॉडल होता है, प्रूफिंग, पोकायोके जिसको हम बोलते हैं, ये सारा का सारा आपके सिलेबस के अंदर है। चेंज मैनेजमेंट मॉडल जो कर्ट ल्यूमन का है, ये एक ही टॉपिक है, तुम भला घबरा जाओ, ये इतना लंबा सा है ना, बच्चे आधे तो वैसे ही ओवरवेल्म होंगे, ये एक ही टॉपिक है, ठीक है, बस एक्सप्लेन करके लंबा लिखा हुआ है। फिर जापानीज का जस्ट इन टाइम, भाई ये एक ही मॉडल है, ठीक है। पोकायोके बहुत सिंपल है, मैं इसके टाइप्स भी कराती हूँ। फिर अगेन ये ना थोड़ा सा रिपीटेड है, ये आपने यूनिट 2 में भी पढ़ा है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। फिर इंडिया के अंदर क्वालिटी चेक कैसे की जाती है, एजुकेशन के अंदर भी और ओवरऑल बिजनेस के अंदर भी। INQAAHE क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये हम इसके अंदर करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस INQAAHE, QCI और एजुकेशन के अंदर NAC क्या है, ये हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारी लास्ट यूनिट में, जिसमें इस बारी जो मैंने सुना है क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, विच इज इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बहुत सिंपल है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, स्पेशल एजुकेशन, सेग्रीगेटेड एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन डिफरेंस कैसे होती है, हमारे देश के अंदर आजादी हुई, पॉलिसीज बनी, तो कैसे शब्दों को हमने चेंज किया, जैसे हैंडीकैप शब्द बहुत ज्यादा कॉमन होता था, उसके बाद हमने स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद इंटीग्रेटेड, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हम पूरा पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। RCI जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन की एपेक्स बॉडी है, वो कब आई, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, कब बने, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, एक्ट कब पास हुआ, हम ये सारा का सारा पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर टीचर्स कौन कौन से आगे आते हैं,
कैसे आरसीआई के रजिस्टर्ड मेंबर होने चाहिए, एक जो टीचर होता है उसको कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो किस तरह से बच्चों को, अगर उसकी क्लास के अंदर कोई सो कॉल्ड अगर कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे को डिसऑर्डर है और पहले से डायग्नोज नहीं हुआ है, तो हाउ कैन टीचर डू इट, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेक होल्डर्स, द टीचर्स, द पियर्स इन इंश्योरिंग कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसके अलावा जो 86 की पॉलिसी है उसने क्या बोला था, 1992 में रिवाइज हुआ था, फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, अब ये हट के आरपीडब्ल्यूडी हो गया है 2016, जिसके ऊपर भी इस बारी क्वेश्चन आया, वो करेंगे। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज 2006 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट 4 में करवाया हुआ है उसको हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बाकी सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये भी मैंने आपको यूनिट 4 में टॉपिक बताया है, उसमें भी कवर होता है, इसमें भी करवाती हूँ। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो यूएनसीआरपीडी क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या राइट्स हैं इसके अंदर, क्या आर्टिकल्स हैं, ये सारा का सारा आपके सिलेबस के अंदर है। फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में फर्क क्या होता है, आईसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर क्या डेफिनेशन है इन तीनों चीजों की, आईसीएफ फ्रेमवर्क के हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं, हैंडीकैप कॉज करते हैं और डिसेबिलिटी कॉज करते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे कॉजेस की बात करते हैं, कई कॉजेस होते हैं इनबॉर्न होते हैं, कई होते हैं सिचुएशनल विद एज, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कौन से 21 डिसेबिलिटीज हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर मेंशन है, कौन सी 7 डिसेबिलिटीज थी जो पीडब्ल्यूडी 1995 के अंदर कंसिडर की गई, डिजीजेस कौन कौन सी डिजीजेस हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, डिसेबिलिटीज आजकल कौन कौन सी होती हैं बच्चों को, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, राइट, डिस्मॉर्फिया हो गया, एटैक्सिया हो गया, बहुत सारी ऐसी और हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईज के बारे में बात करूं तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, स्ट्रैबिस्मस क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, एप्रेक्सिया क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया क्या है, हीमिप्लेजिया क्या है। तो अब मैं ये नाम बोलती रहूंगी और आप घबरा जाओगे, घबराने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाना मेरा काम है और ऐसे ही पढ़ के जो है बच्चे जीआरएफ भी क्रैक करते हैं। देखने में बहुत लंबा चौड़ा, ये आप पढ़ोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स कौन से होते हैं, अब किस तरह से आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन जब हो रही है, जैसे टीचर है उसको कितने सारे बच्चों को एड्रेस करना पड़ेगा, उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे डिसेबिलिटी के साथ भी होंगे एंड सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे भी होंगे, तो टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर को किस तरह से एक्ट करना है, प्लस कभी कभी जरूरत होगी आईईपी बनाने की, राइट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान फॉर स्टूडेंट्स, जिनको डिसेबिलिटी आप नॉर्मल क्लासरूम में रख रहे हो तो आप उनसे सेम एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकते, तो हर एक बच्चे को डायग्नोज कैसे करना है, उसके हिसाब से आईपी कैसे बनना है, आईपी बनने के स्टेप्स क्या होते हैं, पेरेंट्स का रोल आप तब उसमें कंसिडर करते हो, पीयर का रोल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा का सारा आप इसके अंदर करोगे। ठीक है, इसके अलावा अडेप्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जो इंक्लूसिव एजुकेशन में अपने को मदद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियरिंग एड हो गया, देखने के लिए स्पेक्स हो गया, अब पहले ब्रेल का इस्तेमाल होता था, आजकल टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट है ना, जो बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर जो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उन्होंने अगर कोई असाइनमेंट लिखी है तो वो सॉफ्टवेयर उनके लिए बोल पाएगा, कई जो लिख नहीं सकते, राइट, या ब्लाइंड है तो वो बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीच टू टेक्स्ट, तो ये सारा का सारा आप करोगे। व्हील चेयर्स हो गई, अडेप्टिव डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस में फर्क क्या है, ये सारा का सारा आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर करते हो। ठीक है, रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बैरियर्स। कहने में तो बहुत सही लग रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के मन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो पाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन बच्चों का लेवल ऑफ एबिलिटी। तो हम वो करते हैं कि बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, उनको हटाना कैसे है, और फैसिलिटेटर्स यानी वो चीजें जो इंक्लूसिविटी में हमारी मदद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियरिंग एड हो गया। ठीक है, स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लिफ्ट हो गया, रैंप हो गया, जो बच्चे व्हील चेयर पे जाते हैं उनके लिए लिफ्ट या रैंप हो गया, रेलिंग हो गई, स्विच बोर्ड पास में हो जाए, टीचर रिसेप्टिव हो जाए, जो पीयर ग्रुप है वो रिसेप्टिव हो जाए, तो ये आप करेंगे। और लास्ट के अंदर हम करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इस टाइम पे रिसर्च ट्रेंड क्या चल रहा है,
यानी और कौन कौन सी चीजें हैं आईसीटी की मदद से जिनके थ्रू हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर पाएंगे और कर भी रहे हैं, और क्या उसके अंदर एथिक्स रहेंगे। अगर आप रिसर्च के अंदर कोई ऐसा बच्चा जो डिसेबल्ड है उसको लेते हैं तो उसकी आप कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारा का सारा आप यूनिट 10 के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप इस लंबे से सेशन के अंदर आपके सभी डाउट क्लियर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट होगा, मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बस कोई लंबे डाउट नहीं रखना है और ओवरवेल्म नहीं होना है, डरना नहीं है सिलेबस से। मैं आपको बता रही हूँ, आप 3 महीने 4 महीने मेरे साथ लाइव क्लासेस लो एंड यू विल बी एबल टू जस्ट गो थ्रू लाइक अ, जैसे वंदे भारत की स्पीड है ना, बिल्कुल उसी तरह बुलेट ट्रेन की तरह तुम भागोगे इसके ऊपर। और ये जो लंबा चौड़ा सा लग रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा है नहीं, जो पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा। एंड डाउट्स होगा प्लीज आस्क मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन अनदर सेशन, बाय।